हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी को पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले 6 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे तो ज़रूर जाके पहले उसको देख ले कि आगे क्लास अच्छे समझ में आए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 53 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेंडल का जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वंशागति का, तो कहीं पर भी अगर वंशागति का सिर्फ पूछेगा कि उसका जनक कौन है तो मेंडल कहलाएगा। ठीक है, उसका सिद्धांत कौन दिया है तो मेंडल दिया है। लेकिन अगर वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत अगर पूछ दिया, वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत अगर पूछा, तो फिर वो मेंडल साहब नहीं है। मेंडल ने सिर्फ इतना बता के गए थे कि कोई एक कारक है, वो भी नहीं बताया कि कारक क्या है। मेंडल ने सिर्फ इतना बताए थे कोई एक कारक है जो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। उसी कारण हम लोग को पहले वाला जनरेशन का, ऊपर वाला जनरेशन का हम लोग को गुण देखने को मिलता है। अपने माता पिता का गुण हम लोगों में अपने में देखने को मिलता है। सिर्फ एक कारक नाम दिए थे और कुछ वो नहीं बताए थे इसके बारे में। ठीक है, अब इस पर रिसर्च कौन शुरू किए थे? सर्टन और बोवेरी। सर्टन और बोरी दो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किए। तो उनको पता चला बेसिकली ये जो कारक बता के गए हैं वो क्या एक प्रकार के क्या है, जीन है। वो क्या है, जीन है। जीन का हस्तांतरण कैसे होता है? तो हम लोगों में गुणसूत्र, कोशिका के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। उसी क्रोमोसोम पर ये जीन उपस्थित होता है और वही क्रोमोसोम एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाता है, तो उसी के साथ जीन भी क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। जीन भी क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये किनके द्वारा बताया गया? सर्टन और बोवेरी के द्वारा बताया गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लोग जानने वाले निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमीय विकार है? विकार मतलब दिक्कत, कारण, खराबी। क्रोमोसोमीय विकार इसमें से कौन नहीं है पूछा है। ये नहीं पूछा है क्रोमोसोमीय विकार कौन है, कौन नहीं है क्रोमोसोमीय विकार। तो देखिए, कुछ बीमारी, कुछ लक्षण जो होता है वो क्या होता है, जीन में खराबी के कारण, जीन में दिक्कत के कारण क्या देखने को मिलता है, हम लोग के शरीर में अलग अलग जेनेटिक बीमारी देखने को मिलता है। हम लोग के शरीर में अलग अलग क्या होता है, जेनेटिक बीमारी देखने को मिलता है। तो वो क्रोमोसोमीय विकार नहीं होते, वो जीनीय विकार होता है। वो जीन में कुछ दिक्कतें के कारण ऐसा हम लोग को बीमारी देखने को मिलता है। तो अगर वो किस पर उपस्थित होता है, तो क्रोमोसोम पर ही उपस्थित होता है। बेसिकली उपस्थित कहाँ पे होगा, क्रोमोसोम पर ही उपस्थित होगा। लेकिन वो क्या होता है, वो जीनीय विकार होता है। वो क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन में कुछ दिक्कतें देखने को मिलता है, उसी कारण कुछ हम लोग को बीमारी देखने को मिलता है, जिसमें आता है हीमोफीलिया। इसमें क्या आता है, हीमोफीलिया आता है। तो हीमोफीलिया भी एक प्रकार का क्या है, बीमारी है। हीमोफीलिया ऐसा बीमारी है जो शरीर में अगर कहीं पर कट जाता है, जो शरीर में अगर कहीं पे कट जाता है तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। रक्त का थक्का क्या हो पाता है, नहीं जमता है। जो ब्लड निकलते रहता है, जिसके कारण इंसान का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो ये किसी लिंग संलग्न के कारण ही होता है। ये किसके कारण, लिंग संलग्न मतलब इसमें जो जीन होता है, तो जीनीय में इसमें ये देखने को मिलता है। यह कहाँ पे रहता है, क्रोमोसोम के उपस्थित जीन के ऊपर ये देखने को मिलता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें अगर जीनीय विकार में बात करते हैं तो वर्धनाता भी आ जाता है। वर्धनाता भी आ जाता है। वर्धनाता जिसमें लाल कलर को पहचानने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। वर्धनाता जिसमें लाल कलर पहचानने में प्रॉब्लम होता है, उसको वर्धनाता के नाम से जानते हैं। अब अगर क्रोमोसोमीय विकार का बात करें, इसको हम लोग गुणसूत्रीय विकार भी कहते हैं। तो क्रोमोसोमीय विकार का बात करते हैं, तो क्रोमोसोमीय विकार में हम लोग 3 प्रकार के हम लोग देखते हैं क्रोमोसोमीय विकार, जिसका अलग अलग नाम बोला जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा लिखते चलते हैं कि आपको ध्यान में रहे।
तो सबसे पहले जो क्रोमोसोमीय विकार होता है वो होता है टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम होता है। तो पहला जो होता है वो टर्नर सिंड्रोम होता है। इस केस में क्या होता है? तो इस केस में हम लोग को पता है कि मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या होता है 46 होता है, लेकिन इसमें गुणसूत्र की संख्या जो हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या जो हो जाता है, गुणसूत्र की संख्या बोले या क्रोमोसोम की संख्या बोले, तो इस केस में क्रोमोसोम की संख्या एक घट जाता है। क्या हो जाता है? क्रोमोसोम की संख्या एक घट जाता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या देखने को मिलता है? क्रोमोसोम की संख्या इसमें 45 हो जाता है, जिसके कारण ये विकार देखने को मिलता है, दिक्कतें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से आता है डाउन सिंड्रोम। एक आता है डाउन सिंड्रोम। अगला भी लिख ही देते हैं, क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और किसमें बढ़ता है ये भी याद रख सकते हैं। तो इसमें बताया जाता है कि 11वें जो 21वें जोड़े क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक क्या हो जाता है? एक बढ़ जाता है। गुणसूत्र की संख्या एक बढ़ जाता है, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाता है? क्रोमोसोम की संख्या इसमें 47 हो जाता है, 46 नहीं रह के। एक और आता है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। एक और आता है कौन सा? क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ता है, लेकिन इसमें जो बढ़ रहा था 21वें, अब देखो जोड़ा जो होता है, गुणसूत्र का जोड़ा हम लोग के शरीर में कितना होता है? 23 गो जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा होता है। तो इसमें जो बढ़ता है एक गुणसूत्र, वो कौन सा जोड़ा में बढ़ता है? तो वो बढ़ता है 21वें जोड़ा में। कौन सा? 21वें जोड़ा में एक गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन इसमें जो बढ़ता है, इसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें एक संख्या बढ़ जाता है। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 47 होता है, लेकिन इसमें 21वें में बढ़ता है, और इसमें क्या होता है? लिंग गुणसूत्र में ही बढ़ जाता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या इसमें भी 47 होता है, लेकिन इसमें लिंग गुणसूत्र वाला में पड़ता है, इसमें भी 47 होता है। 47 कैसे होता है? ये 44 होता है, 22 का जोड़ा ठीक है। 23वां जोड़ा में एक क्या होता है कि एक इसमें एक्स वाला क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसमें एक्स वाला एक बढ़ जाता है, तो इसी बात को ध्यान में रखना है। तो इस सब तीनों के तीनों हम लोग बोलते हैं ये क्रोमोसोमीय क्या है? विकार है। ये क्या है? क्रोमोसोमीय विकार के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। चलिए इंग्लिश में भी ले लेते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देख सकते हैं इसमें ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्ट हम बता दें। डीएनए एक्स किरण विवर्तन आकरण किसने दिया? ये किसके द्वारा दिया गया था? हॉली के द्वारा दिया गया था। सिंपल याद रखना है, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है। तो एक्स किरण, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन जो होता है उसका आंकड़ा जो है, आंकड़ा किसके द्वारा दिया गया था? तो हॉली के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन का अगर हम देखते हैं, हर्शे और चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? अब इसका निष्कर्ष का अलग बात है।
अगर हम लोग ऐसे बात करेंगे तो लगभग हम लोग माना जाता है कि जो जीवाणु वगैरह होता है उसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए के रूप में मिलता है। लेकिन जो विषाणु वगैरह होता है उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है आरएनए होता है। कुछ जीवाणु में भी पाया जाता है आरएनए आनुवांशिक पदार्थ, लेकिन विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। लेकिन लेकिन हर्शे एवं चेज का प्रयोग से निष्कर्ष निकला था विषाणु जो होता है वो आरएनए विषाणु आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन सा लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी अगर जीवाणु हो या विषाणु हो, ज़्यादा मात्रा में जो जीवाणु होता है उसमें आनुवांशिक पदार्थ तो डीएनए ही होता है, ये तो बात ध्यान में ही रखना है। तो जीवाणु होता है उसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। लेकिन जो विषाणु होता है, तो विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ दोनों देखने को मिलता है, डीएनए भी देखने को मिलता है, आरएनए भी देखने को मिलता है। कुछ में आरएनए होता है, कुछ में डीएनए होता है। लेकिन यहाँ पर हर्शे और चेज के प्रयोग का निष्कर्ष के बारे में बात हो रहा है। तो उनका प्रयोग में बताया गया था कि जो विषाणु होता है उसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए के रूप में देखने को मिलता है। जो वायरस होता है उसमें डीएनए के रूप में आनुवांशिक पदार्थ देखने को मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बायोलॉजी पढ़े होंगे उसी को ये सब पता चल रहा है कि यूएजी क्या है, यूजीए क्या है, यूए क्या है। जो नहीं पढ़े होंगे उनको ये टर्म थोड़ा सा भी पता नहीं चल रहा होगा कि ये सब क्या चीज़ें हैं। तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। किसके बारे में, डीएनए के बारे में, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जो डीएनए होता है उसको हम लोग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हो या आरएनए हो, उसको बनाने के लिए मेनली हम लोग को तीन चीज़ों की आवश्यकता होता है। डीएनए हो या आरएनए, डीएनए हो या आरएनए हो, इसको बनाने के लिए डीएनए हो या इसको हम लोग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसको आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये दोनों को बनाने के लिए हम लोग तीन पदार्थ की आवश्यकता पड़ता है। एक पड़ता है शर्करा का, जिसको हम लोग पेंटोस शर्करा हम लोग बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, पेंटोस शर्करा के नाम से जानते हैं। तो एक शर्करा का जरूरत पड़ता है, शर्करा का प्लस नाइट्रोजनी क्षार का, नाइट्रोजनी क्षार का जरूरत पड़ता है, और प्लस में फास्फोरस का जरूरत पड़ता है। किसका, फॉस्फेट हम लोग जिसको कहते हैं, तो फॉस्फेट समूह का जरूरत पड़ता है। तो बेसिकली ये तीन पदार्थों से मिलके इसी का एक लंबा चेन जुड़ता है, और लंबा चेन जुड़ के इसको हम लोग तीन जब आपस में जुड़ता है इसको न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे आपस में जुड़ के क्या बनाता है, तो आपस में जुड़ के डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है, डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं ये तीन पदार्थों में, अगर हम लोग बात करते हैं ये तीन पदार्थों का, तो इस तीन पदार्थों में अब हम लोग इसमें से जो दिक्कतें सामने आती है नाइट्रोजनी क्षार का। जो नाइट्रोजनी क्षार होता है, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा लोग सब कोई, ये पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हो सकता है आगे पूछ दे। तो नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वो दो प्रकार के होता है, प्यूरीन होता है, एक होता है प्यूरीन, दूसरा होता है पाइरीमिडीन, पाइरीमिडीन होता है, पाइरीमिडीन होता है, पाइरीमिडीन होता है। तो दो प्रकार का होता है नाइट्रोजन, ये प्यूरीन होता है। प्यूरीन का बात करेंगे तो इसमें दो नाइट्रोजनी क्षार देखने को मिलता है। इसको हम लोग लिख देते हैं एडनिन, एडनिन एक होता है, दूसरा जो होता है ग्वानिन होता है, दूसरा जो होता है ग्वानिन होता है। पिरामिडीन का बात करेंगे तो इसमें तीन नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, साइटोसिन, साइटोसिन, दूसरा होता है थाइमीन,
तीसरा होता है यूरेसिल। यूरेसिल। अब देखा जाए, एडेनिन को शॉर्ट फॉर्म में ए से दर्शाते हैं, ग्वानिन को शॉर्ट फॉर्म में जी से दर्शाते हैं, साइटोसिन को एस से दर्शाते हैं, थाइमीन को टी से दर्शाते हैं, साइटोसिन को सी से दर्शाते हैं, सॉरी साइटोसिन को सी से दर्शाते हैं, यूरोसिल को ई से दर्शाते हैं। तो ये 5 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होता है। क्या होता है? 5 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होता है। सबसे पहले यही ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या होता है कि अगर डीएनए और आरएनए का बात करते हैं, अगर डीएनए का बात करते हैं तो डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजनी क्षार होता है? तो डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमीन होता है, साइटोसिन होता है। और आरएनए का बात करते हैं तो आरएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजनी क्षार होता है? तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमीन की जगह आ जाता है यूरोसिल, इसमें साइटिन। बस यही एक एक्सचेंज होता है। डीएनए में थाइमीन पाया जाता है, आरएनए में यूरोसिल पाया जाता है। तो ये डीएनए में ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। होता क्या है कि जब न्यूक्लिक अम्ल जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है, न्यूक्लिक अम्ल जो पदार्थ होता है जो प्रोटीन में बनाने में मदद करता है, तो हम लोग के पास 20 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है जो प्रोटीन का संश्लेषण के निर्माण में मदद करता है। तो हुआ क्या कि अगर 20 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार बनाना है, अब मेरे पास 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बनाना है। 20 प्रकार क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है, सॉरी हम गलती बोल दिए शायद। 20 प्रकार क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। और उसी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की सहायता से क्या बताया जाता है? तो प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। अब उस प्रोटीन का निर्माण करने के लिए ये जो नाइट्रोजनी क्षार होता है उससे जाकर जुड़ता है, और जुड़ के ये टीआरएनए से क्या होता है? कनेक्ट होता है। आरएनए के 3 प्रकार का होता है, तो ये टीआरएनए से कनेक्ट होता है, और यही टीआरएनए क्या करता है? राइबोसोम तक ले जाकर वहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसलिए प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है सभी को पता होना चाहिए। कोशिका के अंदर, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये नाइट्रोजनी क्षार के साथ जुड़ के, अमीनो अम्ल नाइट्रोजनी क्षार के साथ जुड़ के टीआरएनए अमीनो अम्ल क्या करता है? तो अमीनो अम्ल पहले ये नाइट्रोजन क्षार के साथ जुड़ता है। ये नाइट्रोजन क्षार किसके साथ कनेक्ट होता है? टीआरएनए के साथ। और टीआरएनए क्या करता है? लेके जाता है राइबोसोम तक, जहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब 20 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार, 20 प्रकार का अमीनो अम्ल है, तो ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार कैसे लेके जाएगा? तो अगर इसको हम देखा जाए, अगर दो का जोड़ा भी लगा के अगर देते हैं, कहेंगे चलो 4 प्रकार के है, तो इसमें 4 में से कोई हो सकता है, इसमें 4 में से, तो परमोटेशन हम लोग पढ़ते रहे, 4 गुणे 4 कितना आएगा? 16 आएगा। अगर हम लोग कम्बिनेशन बनाए कि दो का नाइट्रोजनी क्षार क्या करेगा? अमीनो अम्ल को कनेक्ट करके ले जाएगा, तो उसमें भी 16 को ही हो रहा था। तो इस प्रकार से देखा गया कि इसका कम्बिनेशन इस प्रकार से बनाया गया, 3 का कम्बिनेशन बनाया गया, 3 का। तो इसमें से चारों में से कोई हो सकता है, इसमें चारों में से कोई हो सकता है, इसमें चारों में से कोई हो सकता है। और टोटल जो कम्बिनेशन बना कितना बना? 64 को कम्बिनेशन बना। नाइट्रोजनी क्षार का 64 कम्बिनेशन में से अब 20 नाइट्रोजनी क्षार को लेकर जाना है तो आसानी से लेकर जा सकता है। तो वही 3 का जो ग्रुप बनता है ना नाइट्रोजनी क्षार का, उसी को हम लोग कोडॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? कोडॉन के नाम से जानते हैं। अब ये जब ये डीएनए से क्या बोलते हैं, ये अमीनो अम्ल लेके जाता है आरएनए तक, तो ऑब्वियस है कि जब ये लेके जाता है तो उसमें एक समापन कोडॉन होता है और एक होता है प्रारंभिक कोडॉन। मतलब शुरुआत किससे होता है और अंत किससे होता है, ये याद रखना जरूरी होता है। शुरुआत किससे होता है और अंत किससे होता है, ये याद रखना जरूरी होता है। तो हम यहाँ पे दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि शुरुआत किससे होता है और अंत किससे होता है। तो याद रखना है, प्रारंभिक जो कोडॉन होता है, इनिशियली कोडॉन, यहाँ पे हम लिख रहे हैं घेर के, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा लोग, ये पूछा है तो आगे भी पूछेगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक कोडॉन कौन कौन सा होते हैं। प्रारंभन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभन कोडॉन। प्रारंभन जो कोडॉन होता है वो कौन कौन सा होता है? तो प्रारंभक कोडॉन 2 को यूज किया जाता है, एक AUG होता है और दूसरा होता है, या कभी कभी GUG का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रारंभिक कोडॉन हो गया, ठीक है, ये प्रारंभिक कोडॉन है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं समापन कोडॉन, यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं समापन कोडॉन। समापन कोडॉन,
समापन कोडॉन कौन कौन सा होता है, कौन कौन समापन कोडॉन कहाँ पे खत्म होता है। तो समापन कोडॉन जो होता है वो 3 प्रकार के होता है, तीनों को याद रखना है। यू ए ए लिखना है, यू ए ए ये भी समापन कोडॉन है, यू ए जी ये भी समापन कोडॉन है, और यू जी ए ये 3 समापन कोडॉन है। तो पूछा इसमें से कौन सा समापन कोडॉन नहीं है, तो ये तीनों को छाट देंगे। पूछा है कौन सा इसमें से समापन कोडॉन नहीं है, तो ये तीनों को छाट देंगे। आप देख सकते हैं कौन कौन छट सकता है। तो यू ए ये भी समापन कोडॉन है, तो ये नहीं होगा। यू ए जी, तो यू ए जी है क्या यहाँ पे, यू ए जी तो ये भी समापन कोडॉन है, ये भी नहीं होगा। यू जी ए ये भी समापन कोडॉन है, ये भी नहीं होगा। पूछा है कौन नहीं है, तो ए यू जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए यू जी जो होता है प्रारंभन कोडॉन होता है, और यही ऑप्शन में चुनना था इसलिए बोला है कौन सा समापन कोडॉन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया गया है, उसको यहाँ पे ध्यान में। नाइट्रोजनी क्षार का यहाँ प्रकार लिखवाए हैं, 5 प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार होता है, किसमें डीएनए में कौन पाया जाता है, आरएनए में कौन पाया जाता है वो बताए हैं। ठीक है, कोडॉन जो होता है, कोडॉन की संख्या टोटल कितना होता है, 64 को होता है, ये भी बात ध्यान में रखना है। और कुछ प्रारंभिक कोडॉन होता है उसका नाम याद रखना है, कुछ समापन कोडॉन होता है उसका नाम याद रखना है। ठीक है, ये सब बात ध्यान में रखना है। इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। अब चलते हैं आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो शायद अभी हम इसको समझाए हैं, अभी ही इसको हम समझाए हैं। इसमें बात हो रहा है अंतर आरएनए के अवशेषीकरण का अर्थ क्या होता है। अंतरण, अंतरण आरएनए किसको बोलते हैं, टी आरएनए को ही हम लोग, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं, टी आरएनए को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतरण आरएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मतलब ये ट्रांसफर करने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टी आरएनए के नाम से जानते हैं। टी आरएनए में एक शब्द यूज किया गया है, आवेशीकरण। आवेशीकरण क्या यूज किया गया है, आवेशीकरण। अब इस आवेशीकरण का मतलब क्या है, टी आरएनए में आवेशीकरण का मतलब क्या है। आवेशीकरण का मतलब होता है जब टी आरएनए पर एक अमीनो अम्ल का सिंथेटन नामक एंजाइम द्वारा जोड़ दिया जाता है, यह एंजाइम टी आरएनए अमीनो अम्ल के साथ रासायनिक बंधन से जुड़ जाता है। ठीक है, आवेशीकरण का एक प्रक्रिया होता है कि टी आरएनए पर अमीनो अम्ल का जुड़ना, यह प्रक्रिया प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवेशीकरण कहते हैं। तो हम लोग सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि अमीनो अम्ल पर टी आरएनए का जोड़ना, टी आरएनए से, टी आरएनए पर अमीनो अम्ल का जोड़ना, टी आरएनए पर एक अमीनो अम्ल जुड़ना, ये किस लिए जुड़ता है, तो प्रोटीन का निर्माण करने। एक अमीनो अम्ल जुड़ना, एक अमीनो अम्ल जुड़ना आवेशीकरण कहलाता है। तो वही चीज पूछा है कि इसमें कौन सा समजातीय, मतलब ये टी आरएनए से अमीनो अम्ल का जुड़ना ही क्या कहलाता है, आवेशीकरण कहलाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है कि अमीनो अम्ल से टी आरएनए का जुड़ना ही क्या होता है, आवेशीकरण होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ये किस लिए जुड़ता है, तो ये अमीनो अम्ल जुड़ने के बाद टी आरएनए क्या करता है, स्थानांतरित कराकर, ट्रांसफर कराकर राइबोसोम तक लेके जाता है, और राइबोसोम तक लेकर वहाँ पे क्या करता है, जाकर प्रोटीन का निर्माण कराता है। वहाँ पे जाकर क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण कराता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो आवेशीकरण शब्द का मतलब यहाँ पर जानना जरूरी था, बाकी सब तो यहाँ पर ऑप्शन से ही पता चल जाता। एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे।
बात हो रही है निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है। देखो, दो प्रकार के रोग देखने को मिलता है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो वैसा रोग जो एक इंसान को हुआ है और उससे दूसरे इंसान को हो सकता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। वैसा रोग जो एक इंसान को हुआ है और उससे दूसरे इंसान को हो जाए, तो उसको हम लोग संक्रामक रोग से नाम से जानते हैं। और जब वैसा रोग जो एक इंसान को हुआ है और उसके लाभ से दूसरे इंसान को रोग नहीं हो सकता है, तो वैसे रोग को हम लोग असंक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। अब आप खुद ही ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि इसमें से कौन से संक्रामक रोग है और कौन से असंक्रामक रोग है। ऑप्शन में दिया हुआ है एड्स। हमको पता है कि एड्स अगर किसी एक इंसान को हुआ रहता है, तो उसके लाभ से दूसरे इंसान को ये बीमारी हो सकता है, दूसरे इंसान को ये बीमारी हो सकता है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, संक्रामक रोग में गिनती करेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, संक्रामक रोग में गिनती करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं मलेरिया, तो मलेरिया भी अगर एक इंसान को हुआ है तो ये भी दूसरे इंसान को हो सकता है, तो ये भी हम लोग क्या इसमें किसमें गिनती करेंगे, संक्रामक रोग में गिनती करेंगे। किसमें गिनती करेंगे, संक्रामक रोग में गिनती करेंगे। बेसिकली संक्रामक रोग का बात करें तो बहुत सारे संक्रामक रोग होते हैं, लगभग 20 के आसपास बुक में ही दिया हुआ है, 20 के आसपास बुक में ही दिया हुआ है। तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं और किस किस जीवाणु या किस किस कारणों से होते हैं, वो भी चीज़ें पूछा जाता है। वो भी चीज़ें क्या होता है, पूछा जाता है। तो संक्रामक रोग बहुत सारे होते हैं। अगर जाके एक टेबल, हम इसके बाद वाला जब भी क्वेश्चन अगर आता है कभी, तो हम एक टेबल बना के दिखा देंगे आपको संक्रामक और असंक्रामक रोग का। अब बात की जाए टाइफाइड, अगर टाइफाइड भी किसी को हुआ है तो ये भी दूसरे को हो सकता है। टाइफाइड भी क्या हो सकता है, दूसरे को हो सकता है। तो टाइफाइड भी संक्रामक रोग में ही आता है। बस रह गया कैंसर। कैंसर अगर किसी इंसान को हुआ है तो इससे लाख से कभी भी दूसरे इंसान को कैंसर नहीं हो सकती, या उसका आसपास रहने से उस इंसान को कैंसर नहीं हो सकता है। तो यही एक होता है जो असंक्रामक रोग होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आया। इन्फेक्शन होने वाला, जिससे इन्फेक्ट होकर दूसरे को हो जाए, उसको हम लोग संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे असंक्रामक रोग के बारे में बताना था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कैंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।